आज हम समझने वाले हैं कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा। हम बात करेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसके जस्ट बाद हम मनुष्यों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमें समझना है पुष्पी पादपों में जनन। तो पुष्पी पादपों में जनन समझने से पहले हमें समझना है किसके बारे में, पुष्प के बारे में, पुष्प की संरचना के बारे में, साथ ही साथ वे कौन कौन से अंग हैं। तो पहले पुष्प के बारे में जान लेते हैं, फिर हम समझेंगे पुष्प की संरचना। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना केवल कक्षा 12 बल्कि ये कक्षा 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो बात करेंगे हम पुष्प के बारे में। पुष्प क्या है? देखिए, तो पुष्प का मानव के साथ बहुत पहले से ही रिश्ता रहा है। मतलब जब से मनुष्य को होश आया या जब से वह चीज़ों को पहचानने लगा, भला बुरा, है ना, या फिर जिन वस्तुओं की पहचान करने लगा कि ये वस्तु, जैसे जानवरों की पहचान करना शुरू किया कि कौन सा हमारे लिए भक्ष है, कौन सा अभक्ष है, ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे मनुष्य को ज्ञान हुआ वैसे वैसे उसने वो पुष्पों को पहचानने लगा। या सीधी सी एकदम बेसिक टूटी फूटी भाषा में हम समझना चाहे कि हमारा जो रिश्ता है वो पुष्पों से सदियों पुराना है। हम पुष्प के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। जैसे हिंदू धर्म या कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो इसकी क्या करते हैं, पुष्प, जैसे हर पुष्प की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है। जैसे नवरात्र में आपको गुड़हल का फूल देखने को मिलेगा, इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप माला के लिए देखें तो गेंदे का फूल, है ना, अलग अलग चढ़ावे के लिए अलग अलग प्रकार के फूल का इस्तेमाल किया जाता है। वही पुष्प में समझना है कि किस प्रकार से पुष्प पौधों के लिए उपयोगी है। मनुष्य अपने विचार, अपने भाव पुष्प के माध्यम से व्यक्त कर देता है। जैसे अगर किसी की मौत हो जाती है तो वहाँ पे सफ़ेद वाला फूल, शादी वगैरह में रंगीन फूल, है ना, ये आपकी भावनाओं को बता देते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो। कभी किसी शादी वगैरह में, अब तो भाई ट्रेंड चल रहा है चमेली वाला, है ना, वो क्या बोलते हैं, बेल का फूल, बेली वाला लगा देते भाई, बढ़िया वाला एकदम महकेगा। लेकिन जो एक्चुअल वास्तविकता है वो सफ़ेद वाला फूल जो होते हैं वो मैयत के लिए बने हुए हैं, है ना, यानी कि उन्हें जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जनाजे वगैरह में उसे लगाया जाता है। हालांकि आप लगाते हैं, वो आपकी सोच है ना। अब बाद में ये कहेंगे, कुछ लोग ये कहेंगे सर हम सफ़ेद वाला यूज़ करते हैं, इसका मतलब मुर्दा है। नहीं भाई, वो आपकी सबकी अपनी अपनी पसंद है। फिलहाल पुष्प की बात हम कर रहे हैं तो पुष्प समझ में आ जाएगा। अगर ये आपको अपने लिए समझ में आया तो अब इसकी वैल्यू पौधे में क्या है। तो पौधे में पुष्प को बोल सकते हैं लैंगिक जनन अंग, या यूं कहें कि पौधे में जो जनन होता है वो कहां से शुरू होता है, पुष्प में। सारा जो मैटर है वो आपको देखने को मिलेगा कि पौधे में जो जनन होता है वो सारा का सारा कहां होता है, पुष्प में होता है। अब बेसिकली हमें समझना है पुष्प के भाग, क्या क्या पाया जाता है पुष्प के अंदर। तो याद रखिएगा, ये पूछा जाने वाला सवाल है कि कौन कौन से अंग पुष्प के कितने चक्र होते हैं। अगर चक्र पूछा जाए या फिर अंग पूछा जाए तो दोनों का मेन मतलब दोनों का सेम होता है। आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पुष्प के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं भाई? तो पुष्प के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहले भाग को हम जानते हैं बाह्य दल के नाम से, पहले भाग को हम जानते हैं बाह्य दल, और दूसरे भाग को हम जानते हैं दल पुंज के नाम से, और तीसरे भाग को हम समझेंगे पुमंग के नाम से, जबकि चौथे को हम समझेंगे जायांग के नाम से। याद रखिएगा। क्यों याद रखना है हमें? क्योंकि आगे अगर आपको पुष्प पढ़ना है तो याद रखना कि कितने भाग हैं मुख्य रूप से। अब हम समझेंगे बाह्य दल के कार्य के बारे में, दल पुंज, पुमंग, जायांग, इनका निर्माण कैसे होता है। लेकिन पहले एक एक को ध्यान से समझिए। तो चित्र के माध्यम से समझिएगा, चित्र ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि सचित्र वर्णन करिए भाई, अंडाशय का सचित्र वर्णन करिए, या फिर परागकोश का सचित्र वर्णन कीजिए, परिपक्व परागकोश का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर किस प्रकार से अंडाणु का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा।
ये हो गया हमारा फिलामेंट। इसके जस्ट ऊपर होता है हमारा परागकोश जो कि द्विपालित होता है। चलिए, तो यहां से समझते हैं एक एक भाग के बारे में कि क्या क्या काम है, क्या क्या स्पेशलिटी है हर एक अंग की। चलिए तो समझते हैं। पहले भाग से हम शुरू करते हैं। हम समझते हैं बाह्य दल के बारे में। याद रखिएगा, ये है आपका बेटा बाह्य दल, ये है बाह्य दल। इसे हम कहते हैं परागकोश, इसे हम कहते हैं परागकोश। और ये हमारा कहलाता है पूतंतु, ये कहलाता है पूतंतु। जबकि ये नीचे का भाग जो कहलाता है ये कहलाता है पुष्पासन। जो सबसे नीचे वाला भाग है ये कहलाता है बेटा वृंत। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहलाता है अंडाशय। अब ये परागकोश हो गया, इस भाग को कहते हैं बेटा वर्तिकाग्र। जबकि इसकी बात करें आप यहां से यहां तक ये पतले भाग को हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। समझ रहे? अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि पुमंग तो दिखा नहीं, जायांग तो दिखा नहीं। हमें यही ध्यान से समझना है इस चित्र के माध्यम से। हमें फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही समझना है, क्योंकि अगर आपको पुष्पों में जनन समझना है तो आपको पुष्प के एक एक भाग के बारे में आना या समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो समझते हैं, नीचे से शुरू करते हैं एक एक भाग के बारे में। अब आप कहोगे सर इसमें तो दिया ही नहीं गया है, इसमें तो हमें वृंत के बारे में बताया ही नहीं गया। एक भाग हमने छोड़ा है, उस भाग को भी याद रखिए। ये है हमारा क्या, यही है बेटा हमारा दलपुंज, जिसे हम पंखुड़ी के नाम से भी जानते हैं, इसे हम पंखुड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए मुख्य रूप से इतने अंग है, लेकिन आप फूल की संरचना में जाओगे तो आपको इतने अंग देखने को मिलेंगे। एक एक अंग के बारे में हम विस्तार से समझते हैं, तो ध्यान से लगे रहिए। वृंत की बात करें, वृंत क्या होता है, पुष्प का वह भाग, पुष्प का वह भाग जो पुष्प को किससे जोड़ता है, पौधे से जोड़ने का काम करता है। मतलब आप फूल को जहां से तोड़ते हो, आप फूल तोड़ते हैं तो नीचे एक पतला सा डंठल जैसा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं। जहां से आप फूल को तोड़ के देते हैं किसी को, जिस भाग से आप तोड़ते हो वो भाग क्या कहलाता है, वृंत कहलाता है। यानी कि वृंत पुष्प का वह भाग है जो पुष्प को पौधे से जोड़ने का काम करता है। बात समझ में आ गई? वृंत समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम पुष्पासन की तरफ। नाम से ही क्या लग रहा है, पुष्पासन। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आने वाला है, पुष्प और धन क्या होगा, आसन होगा। आसन मतलब बैठना, किसके बैठना, मतलब पुष्प का। मतलब जिस स्थान पे पुष्प बैठता है, पुष्प बैठने का मतलब पुष्प के इतने भाग हैं, पुष्प के इतने भाग हैं। ये सभी भाग आपको देखने में लग रहा होगा कि ये कहाँ लगा हुआ है, ये पुतंतु जाके कहाँ लगा हुआ है, अंडाशय में। वाहिदल कहाँ लगा हुआ है, अंडाशय में, है ना। लेकिन एक्चुअल में नहीं ऐसा होता, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। ये वाहिदल, ये परागकोश का ये पुतंतु जो आके लगा है ना, ये कहाँ लगेगा, पुष्पासन पे। आपका ये अंडाशय जो है, ये अंडाशय कहाँ जाके लगता है, ये भी लगता है पुष्पासन से। वाहिदल कहाँ से निकलता है, ये भी निकलता है पुष्पासन से। बात समझ में आ रही है? मतलब आपको देखने में जितने भाग, ये पंखुड़ियाँ, ये जो आपका दलपुंज है, ये कहाँ से निकलते हैं, ये भी निकलते हैं कहाँ से, पुष्पासन से। यानी कि जितने भी भाग हैं वो कहाँ जुड़े हुए हैं, वो सभी के सभी कहाँ जुड़े हुए हैं, पुष्पासन से जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा पुष्पासन। तो वृंत के ऊपर जो संरचना गोल सी होती है वो क्या कहलाती है, पुष्पासन कहलाती है। पुष्प के जितने प्रमुख भाग हैं, जैसे अंडाशय, वाहिदल, पूतंतु, ये सभी कहाँ जुड़े होते हैं, दलपुंज, ये सभी कहाँ जुड़े होते हैं, तो ये सभी के सभी कहाँ जुड़े होते हैं, पुष्पासन से जुड़े होते हैं।
आगे हम समझेंगे बाह्य दल के बारे में। बाह्य दल क्या होता है? बाह्य दल की एक बिल्कुल बेसिक सी पहचान है, याद रखिएगा। बाह्य दल आपको जब कभी भी देखने को मिलेगा वो किस रंग का होगा? हरे रंग का होगा। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जब कभी भी बाह्य दल आपको देखने को मिलेगा वो आपको किस रंग का मिलने वाला है? हरे रंग का मिलने वाला है। इसका कारण हम समझते हैं कि क्या कारण है कि बाह्य दल हमेशा हरे रंग का होता है। अब देखिए, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें ये कुछ समय के लिए होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये चिरकालिक होता है, यानी कि लंबे समय तक के लिए होता है। समझते हैं कैसे बाह्य दल होता है हरा? तो आपने बचपन में बहुत सारे चित्र बनाए होंगे, किसके? कलियों के, है ना। हम कली का चित्र बनाते हैं, कली का चित्र कुछ यूं बनाते हैं। ये वाला पोर्शन जो आप ये करते हो इसे किस रंग से कलर करते हैं? इसे हरे रंग से कलर करते हैं। हमेशा आप कली के ऊपर जो हरा वाला आपने कली को देखा होगा उसके ऊपर हरे रंग का आवरण होता है ना, वो क्या है? वो है बेटा बाह्य दल। वो क्या है? बाह्य दल। अब वो काम क्या करेगा? ये काम क्या करेगा? ये हरे वाला, ये जो हरा वाला भाग है इसका काम क्या है? यही तो है हमारा बाह्य दल। लेकिन काम क्या करता है? तो ये क्या काम करता है? आपको मालूम है कि अभी ये क्या है? ये कली है और कली ही आगे चल के क्या बनेगी? फूल बनेगी। तो भाई किसी भी काम को करने के लिए, कली से फूल बनने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और पौधों को ऊर्जा कैसे मिलती है? प्रकाश संश्लेषण से। कैसे मिलती है? प्रकाश संश्लेषण से। और प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? हरे भागों में होता है। तो अगर ये भाग हरा नहीं होगा, अगर ये भाग हरा नहीं होगा तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। और यहाँ प्रकाश, अब आप कहोगे कि पौधा तो प्रकाश संश्लेषण करता होगा, वो एनर्जी तो भेज ही सकता है ना। बात आएगी ना दिमाग में कि जिस पौधे में वो लगा होगा वो पौधा तो हरा होगा, तो भाई वो उतना पर्याप्त नहीं ना। अरे भाई बारात वगैरह आती है, कह के लेके जाओगे भैया मेरे तो 150 आदमी आएंगे, अब तुम लेके 300 पहुंचे हो तो क्या करेगा? फलठियाएगा, विधवत एकदम एक तरफ से मारेगा, दूल्हा से लेके दूल्हा के बाप को, है कि नहीं? क्यों मारेगा? क्योंकि आपने जो कहा था भाई जितना वो सक्षम है उतना तो उसने किया। तो जो पौधा है जितना सक्षम है, जितनी एनर्जी वो बना सकता है उतना तो उसने बनाया। लेकिन इसे खिलने के लिए फूल जल्दी ना खिलाना चाहिए। पता चले 2.5 साल से जो कली पड़ी हुई है हमारे बाग में, कब खिलेगी हमें उसका इंतजार है कि नहीं? बाबा मर जाएंगे इसके चक्कर में। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं कि ये कली को फूल बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो इसके ऊपर ये जो हरा वाला भाग होता है, यानी कि जो बाह्य दल है, ये प्रकाश संश्लेषण करता है और ऊर्जा बनाता है, जिससे कि कली क्या हो जाती है? फूल में परिवर्तित हो जाती है। मैंने आपको बताया कि जो बाह्य दल होता है वो 2 तरीके का होता है। बाह्य दल क्या होता है ना? पहला होता है बेटा अल्पकालिक। पहला क्या होता है? अल्पकालिक। अल्पकालिक। और दूसरा होता है चिरकालिक या फिर दीर्घकालिक। चिरकालिक क्या होता है? अल्पकालिक क्या होता है ना? अल्प से समझ में आ रहा होगा कुछ समय के लिए, मतलब कुछ पौधों में जो बाह्य दल होता है वो कम समय के लिए होता है, जबकि कुछ पौधों की बात की जाए तो लंबे समय तक ये बना रहता है। यानी कि जब आप आगे देखोगे, जब आप ध्यान से इस चित्र इसके बारे में, हम फूल के बारे में पढ़ते जाएंगे, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़बरदस्त और आपको समझ में आने वाला चैप्टर है। आप इसे प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, ठीक है? तो समझ रहे हैं, बाह्य दल के बारे में समझ रहे हैं। तो बाह्य दल हमेशा किस कलर का? हरा, है ना। किसी किसी पौधे में जैसे ही निषेचन हो जाता है, मतलब अंडाणु और परागकण जैसे ही आपस में मिल जाते हैं, निषेचन हो जाता है, उसके बाद कुछ पौधों में ये क्या होता है? बाह्य दल गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो जिनमें ये झड़ जाते हैं वे कहलाते हैं अल्पकालिक। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो निषेचन के बाद भी बचे रह जाते हैं, जो निषेचन के बाद भी बचे रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है बेटा, चिरकालिक वाला। टमाटर देखे हैं?
आपके घर मिर्च भी आती होगी, है ना, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, उसके पीछे है, या फिर बैगन देख लीजिए, परमानेंट वाला रहता है, उसका भी बायदल होता है, लेकिन वो क्या है, वो परमानेंट, वो लंबे समय तक चलने वाला क्या है, लंबे समय तक चलने वाला बायदल है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ रहा है ना समझ में। तो ये दो प्रकार के होते हैं बायदल। ये किसके आधार पे बायदल हैं कि जब निषेचन हो जाता है उसके आधार पे ये कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक ऐसा अल्पकालिक जो निषेचन के बाद झड़ जाता है, जबकि दूसरा चिरकालिक जो कि निषेचन के बाद भी फल के साथ बना रहता है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। बाह्यदल तक हमने समझा, अब हम समझेंगे अंडाशय। अंडाशय समझने से पहले दलपुंज समझ लीजिएगा, क्योंकि अंडाशय आपको आगे विस्तार से समझना है। तो हम बात करेंगे दलपुंज के बारे में। किसके बारे में भाई, दलपुंज। क्या होता है दलपुंज? हमने वृंत समझा, हमने पुष्पासन समझा, हमने बाह्यदल समझा। अब हम समझने वाले हैं किसके बारे में, दलपुंज क्या होता है। दल मतलब पंखुड़ियों का दल, है ना, दलपुंज पंखुड़ियों का दल, जिसे आप पंखुड़ी कहते हैं। फूल में आप जिसको पंखुड़ी कहते हैं उसका एक्चुअल का नाम, वास्तविक नाम, जो साइंटिफिक नाम या जिसे वैज्ञानिक अपनी भाषा में बुलाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, दलपुंज कहा जाता है। खासियत समझिए, जैसे हमने समझा था कि बाह्यदल हमेशा किस कलर का होता है, हरा होता है, उसी प्रकार से ज्यादातर दलपुंज कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। अब बात आएगी कि ये रंगीन क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है। हमने समझा ना कि बाह्यदल हमेशा हरा क्यों होता है, रीजन क्या है, उसके हरे होने से पुष्प को क्या प्रॉफिट है। तो भाई दलपुंज को भी, तो अगर दलपुंज रंगीन है तो क्यों है, इसका कारण समझते हैं। भाई देखो, अगर आप किसी फूल की तरफ आकर्षित होगे, अगर आप किसी फूल की तरफ आकर्षित होते हैं तो क्या देखकर होते हैं, या तो उसकी बनावट, या तो उसकी शारीरिक बनावट, या फिर उसका रंग। आप गुलाब के पीछे भाग के जाते हो, गेंदा के पीछे भाग के जाते हो, कभी ऐसा हुआ कि बजरंग फूल के देख के दौड़ के भाग के जाओ, ऐसा है, कभी नहीं भाग के जाएंगे, क्योंकि ना तो उसमें सुगंध है और ना ही उसकी शारीरिक बनावट अच्छा है नहीं है ना, तो आप उसके पीछे नहीं भाग के जाओगे। लेकिन जो फूल होते हैं वो जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कैसे होते हैं, रंगीन व खुशबूदार होते हैं। सुगंधित नहीं होंगे तो आप उनकी तरफ आकर्षित नहीं होगे, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगे। अब बात आएगी वो हमें आकर्षित ही क्यों करते हैं। कभी किसी फूल ने आपको बुलाया, आ जाओ भैया भाग के आओ मुझे सूंघो, नहीं ना, क्यों, क्योंकि उसकी जो शारीरिक बनावट है आप उसे देख के मोहित हो जाते हो और मन धड़ाक से क्या करते हो, आप उसे तोड़ देते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आप किसी फूल को पसंद करते हो उसे तोड़ो ना, क्योंकि अगर आप किसी को मानते हो तो उसको मार डालोगे नहीं ना, उसको आप चाहोगे कि ये ज्यादा दिन तक क्या रहे, जिंदा रहे। समझ में आ रही कि नहीं बातें। तो अगर आपको फूल पसंद है तो उसे डाल में लगे रहने दो। आप कहोगे 2 दिन के बाद तो झड़ ही जाएगा, तो 2 दिन बाद बहुत होता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 2 दिन में 48 घंटे तो वो जिएगा कि नहीं जिएगा, है ना। तो अगर आप किसी को मानते हो तो आप उसकी उम्र बढ़ाना चाहोगे या फिर घटाना चाहोगे, है कि नहीं। फिलहाल तो दलपुंज समझे बेटा, दलपुंज हमेशा रंगीन होते हैं ताकि वो जीवों को अपनी तरफ क्या कर सके, आकर्षित कर सके। अब बात आएगी आकर्षण, है ना, आकर्षण का केंद्र ये बनता ही क्यों है, ये हम आकर्षित होंगे तो इसका क्या फायदा है। अब इसका स्वार्थ देखिए, ये चाहता है, यहां पे पाया जाता है, इस परागकोश के अंदर पाया जाता है परागकण। बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, परागकण। ज्यादातर टीचर्स या ज्यादातर विद्यार्थियों को एक चीज याद आती है कि परागकण क्या होता है, परागकण नर युग्मक होता है। जैसे मनुष्य में शुक्राणु को हम नर युग्मक कहते हैं और अंडाणु को मादा युग्मक कहते हैं, लेकिन पुष्प में ऐसा नहीं होता, ये परागकण नर युग्मक नहीं होता। ध्यान में रखिएगा, आगे जब आप इसे पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको याद रखना होगा कि परागकण नर युग्मक नहीं होता, बल्कि परागकण क्या होता है,
बल्कि परागकण होता है नर युग्मकोद्भिद। आप किसी भी बुक में लिखा हुआ ये नहीं देख सकते कि परागकण क्या है, नर युग्मक है। परागकण क्या है, नर युग्मकोद्भिद है। नर युग्मकोद्भिद का मतलब क्या होता है, संधि विच्छेद कर लीजिएगा। नर युग्मक उद्भिद यानी कि नर युग्मक को पैदा करने वाला, उत्पन्न करने वाला कौन है, परागकण है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो हम क्या समझ रहे हैं, दलपुंज ये हमेशा कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, ताकि ये क्या कर सके, जीवों को अपनी तरफ क्या कर सके, आकर्षित कर सके। अब भाई आकर्षण हो गया तो आकर्षण से इनका प्रॉफिट क्या है, तो इनका ये फायदा है कि परागकण यहां से कहां जाना है, वर्तिकाग्र तक जाना है। परागकण को परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचाना है तो कोई तो पहुंचाएगा ना भाई, पहुंचाना है तो कोई तो पहुंचाएगा। इसी पहुंचाने की विधि को हम क्या कहते हैं, इसी पहुंचाने की विधि को हम कहते हैं बेटा परागण। क्या कहते हैं, परागण। हमें क्या करना है, पुष्प क्या चाहता है कि इसका परागकोश से इसका परागकण कहाँ पहुंच जाए, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए। इसीलिए ये सुगंधित होते हैं ताकि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, आप इसे तोड़ो या इन्हें छुओ। आप छुएंगे तो परागकण क्या होगा, आपकी उंगलियों में लगेगा। आप ऐसे फूल को अगर छूते हुए जाएंगे यहाँ से पहुंच जाएगा यहाँ तक। तो परागण क्या होता है, परागण समझ लेते हैं। तो परागण क्या होता है कि परागकोश से परागकण का, परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागकण का, अब यहां परागकण है, परागकण को यहां से केवल वर्तिकाग्र तक जाना है तो कैसे जाएगा, जब आप उसे आकर्षित होगे तब ना। तो क्या होता है परागण, इसी विधि को तो हम कहते हैं परागण। परागकण का यहाँ वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब बात आएगी बेटा, परागण भी दो प्रकार का होता है। परागण भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण और दूसरा क्या होता है, परपरागण। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है? अब ध्यान से समझते हैं, यहां तक समझ में आया कि नहीं भाई? परागकोश के अंदर पाया जाता है परागकण। इसी परागकण को हमें कहां तक पहुंचाना है, वर्तिकाग्र तक पहुंचाना है। इसी विधि को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, तो परागण समझ में आया। परागकोश से परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। अब बात करेंगे स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण क्या होता है, तो स्वपरागण का मतलब अपने आप, जब परागण स्वतः हो उसे क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। जबकि स्व मतलब स्वयं और पर का मतलब दूसरों से, ऐसा परागण जो स्वयं होता है वो क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। जबकि ऐसा परागण जो दूसरे जीवों के माध्यम से होता है वो क्या कहलाता है, परपरागण। आगे समझेंगे। परपरागण से पूछा जाता है कि परपरागण के कितने माध्यम होते हैं, तो बेटा ध्यान में रखना, तीन ही माध्यम हैं, जल, जीव और वायु। ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परपरागण किसके द्वारा होता है, तो परपरागण के कितने माध्यम होते हैं, परपरागण के बेटा होते हैं तीन माध्यम, जल, जीव और वायु। जल याद रखना, जल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन याद रखना जल वाला। अरे भाई जल किसमें माध्यम बनेगा, वे पौधे जो पानी में पाए जाते हैं, जो जल में होते हैं, उनमें माध्यम कौन बनेगा, जल ही ना बनेगा। अब मान लो यही पौधा है, यही पुष्प है हमारा, तो यहाँ परागकोश के अंदर हमारा बना परागकण, बना ना। अब यहाँ से परागकण बनेगा तो यहाँ तक आने के लिए किससे होकर जाएगा, पानी से होकर जाएगा कि नहीं, तो जल क्या बन गया, माध्यम बना कि नहीं बना। दूसरा वायु समझ लेते हैं।
आप अलग अलग देखते हैं, भाई हवा चलेगी तो परागकण उड़ के यहाँ से यहाँ तक तो जा ही सकता है। तो दूसरा माध्यम क्या हो गया? वायु। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका कौन है? जीव है। अब यहां भी एक पॉइंट समझिए, पूछेगा सबसे ज्यादा परागण किसके द्वारा होता है, किस माध्यम के द्वारा होता है? तो जीव के द्वारा होता है। और जीव में सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है? तो यही है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है? कीट के द्वारा। सबसे ज्यादा परागण कौन करता है? कीट करता है। जीवों में 90% जो परागण है वो किसकी वजह से होता है? कीट की वजह से होता है। कीट की पहचान मैंने आपको बताया हुआ है, कैसे आप पहचानोगे कि कौन कीट है। एकदम बेसिक सा है पहचान, कि अगर उसके पास क्या पाए जाएं? 2 पंख पाए जाएं और 3 जोड़ी पैर, यानी कि कितने पैर? 6 पैर पाए जाएं, इसका मतलब वो क्या है बेटा? वही है हमारा कीट। आप जिसको भी देखते हो, जैसे आपने सुना होगा भंवरा, तितली, बर्र, मधुमक्खी, है ना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मक्खी, आपकी घरेलू मक्खी, ये क्या है? ये सभी के सभी क्या हैं? कीट हैं। पहचान समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े। दलपुंज समझ में आ गया। अब समझते हैं किसके बारे में? अब समझेंगे पुमंग के बारे में। तब तक आप इसे क्या करो? नोट करो। समझते हैं अब पुमंग के बारे में। हमने बाह्यदल, दलपुंज, पुष्पासन, वृंत ये सभी समझ लिया है। अब समझते हैं बेटा किसके बारे में? पुमंग के बारे में। एक्चुअल में पुमंग नाम की कोई संरचना पुष्प में नहीं होती, लेकिन ये कई अंगों का, आगे हम समझेंगे, कई अंगों का ग्रुप जब हो जाता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो याद रखिएगा पहले पहला पॉइंट कि पुमंग पुष्प का कौन भाग होता है? नर भाग। पुमंग पुष्प का कौन सा भाग है? नर भाग। मतलब ये नर भाग है। कैसे पहचानेंगे? जैसे आगे आपको मिलेगा एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी, जिसे मैं आपको बताऊंगा। पहचानने का एकदम बेहद ही आसान तरीका है, लेकिन फिलहाल हम समझते हैं पुमंग किसे कहते हैं। तो पुमंग को समझने से पहले यहां देखिए ये वाली संरचना, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। और इस संरचना को हम क्या कहते हैं? पूतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? पूतंतु। उसी संरचना को हम यहां समझते हैं। ये हो गया हमारा परागकोश, जो कि कैसा होता है बेटा? द्विपालित तो होता है ना, 2 पालियों में बंटा हुआ होता है। ये हो गया हमारा परागकोश। अब ध्यान से समझो कि कहां बनेगा पुमंग, कैसे बनेगा पुमंग। तो जब किसी पुष्प में, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परागकोश। हम जानते हैं इसे क्या कहते हैं? परागकोश। जबकि अगर इसकी बात की जाए, इसे हम किस नाम से जानते हैं? पूतंतु के नाम से जानते हैं। अब देखिए बेटा, ध्यान से समझिएगा, किसी पुष्प में एक परागकोश, और अगर एक परागकोश होगा तो पूतंतु कितना होगा? 1। यानी कि परागकोश और पूतंतु मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट जिसको आसान मतलब बिल्कुल टूटी भाषा में समझाया जा रहा है। अगर किसी पुष्प में एक परागकोश, एक पुतंतु है, तो क्या कहला उसे? वो मिलके किसका निर्माण करते हैं? पुंकेसर का निर्माण करते हैं। या यूं कहें कि परागकोश और पूतंतु मिलकर एक संरचना बनाते हैं, या जिसे एक वाक्य में हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो, तो पुंकेसर के गुच्छे को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर के गुच्छे। पुंकेसर के गुच्छे को हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग। ध्यान से समझिए, परागकोश पुतंतु मिलके किसका निर्माण करते हैं? पुंकेसर का। और कई पुंकेसर मिलके किसका निर्माण करते हैं? पुमंग का निर्माण करते हैं। अब समझिए, अगर एक परागकोश, एक पुतंतु बराबर पुंकेसर हुआ,
एक परागकोश एक पुतंतु बराबर पुंकेसर हुआ, तो कई पुंकेसर बराबर कई परागकोश कई पुतंतु होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। अगर एक परागकोश मिलकर एक पुतंतु मिलके पुंकेसर बना रहे हैं तो कई पुंकेसर हैं, तो इसका मतलब कई परागकोश होंगे और कई पुतंतु होंगे। कई पुतंतु और कई परागकोश मिलके किसका निर्माण करते हैं? पुमंग का निर्माण करते हैं। तो अगर आप ऐसे कहोगे कि जब किसी पुष्प में कई परागकोश कई पुतंतु पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। आपका ये भी पॉइंट सही है, लेकिन बीच में एक संरचना बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। परागकोश पुतंतु मिलके पुंकेसर बना लिया और कई पुंकेसर मिलके क्या बना लेते हैं? क्या बना देते हैं? पुमंग का निर्माण कर देते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं? किस प्रकार से पुमंग का निर्माण होता है? तो पुष्प का कौन सा भाग होता है? ये नर भाग होता है। नर भाग में क्या क्या पाया जाता है? तो परागकोश और क्या पाया जाता है? पुतंतु पाया जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं बेटा किसके बारे में? अब हम समझते हैं जायांग के बारे में। ध्यान से समझिएगा। जिस प्रकार से अगर आपको पुमंग समझ में आ गया तो जायांग बिल्कुल ही आसान भाषा में आ जाएगा, क्योंकि एकदम सिमिलर हैं दोनों एक दूसरे के। जिस प्रकार से ये नर भाग है तो ये कौन सा भाग होगा भाई? मादा भाग। यानी कि जायांग पुष्प का कौन सा भाग है? मादा भाग है। कैसे निर्माण होता है? यहां देखिएगा, इस भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। यानी कि वर्तिका का अगला हिस्सा क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। इस भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका। इस भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। सेम संरचना मैं यहां बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं हुआ तो पढ़ना लिखना सब डाड़ गड़बड़ा गया। फिलहाल अब देखिए, है ना? अब हमें क्या समझना है? हमें समझना है किसके बारे में? जायांग के बारे में। तो हमने समझा था कि जिस प्रकार से पुमंग में परागकोश और पुतंतु होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या क्या होता है? इसमें पाया जाता है वर्तिकाग्र। और क्या पाया जाता है? वर्तिका। और क्या पाया जाता है? अंडाशय। ठीक है। आगे आप जब पढ़ोगे पुष्प में, जनन में, आगे जितना पढ़ते जाएंगे आपको इन संरचनाओं के नाम याद रखने बेहद जरूरी है। तो समझते हैं। अब बेटा वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, परागकोश पुतंतु मिलके क्या बनाए? पुंकेसर। कई पुंकेसर मिलके क्या बना देते हैं? पुमंग। उसी प्रकार से जब किसी पुष्प में एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका और एक अंडाशय, अगर एक वर्तिकाग्र होगा तो वर्तिका भी एक ही होगी और अंडाशय भी क्या होगा? एक ही होगा। तो एक अंडाशय, एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका मिलके किसका निर्माण करते हैं? स्त्री केसर का। किसका निर्माण करते हैं? स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। ध्यान से समझिए, एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका, एक अंडाशय मिलके किसका निर्माण करते हैं? जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्त्री केसर। परागकोश पुतंतु मिलके क्या बनाते हैं? पुंकेसर। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय मिलके क्या बनाते हैं? स्त्री केसर। और पुंकेसर के गुच्छे को हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। उसी प्रकार से स्त्री केसर के गुच्छे को हम क्या कहेंगे? जायांग कहेंगे। क्या कहेंगे? जायांग कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? जायांग। अगर आपने पुमंग समझा तो जायांग अपने आप याद हो जाएगा। भाई परागकोश पुतंतु मिलके पुंकेसर बनाया, यानी कि जब किसी पुष्प में एक परागकोश एक पुतंतु हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। और जब कई परागकोश और कई पुतंतु हो तो उसे हम क्या कहेंगे? जायांग कहेंगे। लेकिन एकदम आसान भाषा में, साइंटिफिक भाषा में आप कहोगे तो आप कहोगे कि पुंकेसर के गुच्छे को, यानी कि जब किसी पुष्प में कई सारे पुंकेसर पाए जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे? जायांग, पुमंग कहेंगे। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से अगर हम वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय को मिला दें तो किसका निर्माण होता है? स्त्री केसर का निर्माण होता है। और कई स्त्री केसर, यानी कि स्त्री केसर के गुच्छे को
स्त्री केसर के गुच्छे को हम क्या कहेंगे? जायांग कहेंगे। ठीक है, तो ये था बेटा आपके पुष्प के भाग के बारे में। पुष्प की संरचना कैसे कैसे होती है, क्या होता है बाह्यदल, क्या होता है दलपुंज, क्या होता है पुमंग और क्या होता है जायांग। अगर आपको यह समझना है कि पुष्प में जनन कैसे होता है तो उससे पहले आपको पुष्प के भाग याद करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगले वीडियो में हम जानेंगे पुष्प में लिंग के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, एक लिंगी क्या होता है, द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी क्या होता है, साथ ही साथ परागकण कैसे बनता है, लघु बीजाणुधानी क्या होती है, गुरु बीजाणुधानी क्या होती है, नर युग्मकोद्भिद क्या होता है, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में जानेंगे। बेस्ट ऑफ लक।